बंगाल का अधिग्रहण, पहले चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, है ना। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को जीता कैसे, ठीक, अलग अलग टर्म में। और ये पढ़ते पढ़ते हम लोग कहां तक जाएंगे? 1856 तक, 1856। सबसे पहला फेज क्या है? बंगाल। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? कर्नाटिक वॉर। वो संभवतः आप लोग पढ़ लिए होंगे, रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि अभी पूछेंगे, है ना, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। तो बंगाल में टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिख लेते हैं। पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि आखिर अंग्रेजों को सबसे पहले बंगाल ही क्यों जीतना था। तो बंगाल ही क्यों, मतलब आखिर बंगाल ही क्यों जरूरी था, मैसूर क्यों जरूरी नहीं था, मैसूर को बाद में क्यों जीते, बंगाल पहले क्यों जीते, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बंगाल में शासन किस तरीके से होता था अंग्रेजों के पहले, है ना। तो बंगाल का शासन, और जब ये दोनों को समझ लेंगे तब बंगाल के नवाब, इन 3 फेज में हम लोग पढ़ेंगे। और कहानी कहां से कहां बंगाल का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 1707 से लेकर आपको 1772 तक का इतिहास यहाँ पे पढ़ने मिल जाएगा। 1772 के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि भू राजस्व कानून जो अंग्रेजों ने लाए, तो उसको बंगाल पे कैसे लागू किया। उसके बाद भू राजस्व कानून के बाद फिर बंगाल में कृषि का वाणिज्यीकरण वगैरह वगैरह चीजें टॉपिक ऐड होते जाएंगी। और ये बंगाल आपको राष्ट्रीय आंदोलन में घुस जाएगा। वहां पे पढ़ते पढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन तक जब जाएंगे तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन में फिर ये एक और अलग लेक्चर आपको मिलेगा, जिसमें राष्ट्रवाद में बंगाल की भूमिका क्या रही, भारतीय राष्ट्रवाद में। और वहां से जब भारत आजाद हो जाएगा तो फिर बंगाल का विभाजन और बांग्लादेश का निर्माण, वहां तक आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, एटलीस्ट वहां तक तो पढ़ेंगे। तो खैर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग कहाँ देखना है, ये पूरा मैप आपको करवाया हुआ है, पूरा भारत का मैप है ना, कि भारत में प्रोविंस जो अलग अलग थे, जो राज्य थे, उन राज्यों की स्थिति मैंने बता दी। अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो बंगाल, सबसे पहले बंगाल ही क्यों, है ना। तो बंगाल इसलिए जरूरी है क्योंकि बंगाल का आर्थिक महत्व काफी है। आर्थिक महत्व किस सेंस में, पहले तो ये समझ लेते हैं। बंगाल की जलवायु, है ना, इसकी जलवायु ऐसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन इसका ऐसा है, मॉनसूनी विंड जब यहाँ जाता है ना, तो बंगाल का जलवायु एक ऐसा है कि बारिश, वर्षा की मात्रा खूब होती है। और वर्षा की मात्रा के साथ साथ एलुवियल सॉइल, गैंगेटिक प्लेन भी है, गंगा के मैदान है। गंगा के मैदान यानी उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र यानी कृषि की मात्रा ज्यादा। एक तो बारिश भी हो रहा है ना, और बारिश होने के साथ साथ उपजाऊ क्षेत्र है, फर्टाइल लैंड है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ज्यादा है। एग्रीकल्चर ज्यादा है तो जितना आप उपयोग करते हैं उससे थोड़ा सा बचा भी लेते हैं, यानी अधिशेष भी ज्यादा है। जब आपके पास भोजन अवेलेबल होगा और आपके पास अधिशेष भी होगा तो अन्य कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। इसलिए बंगाल आपको अग्रणी रूप में देखने को मिलता है कला, साहित्य वगैरह वगैरह चीजों में, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से चूंकि अधिशेष ज्यादा है, कृषि ज्यादा है, इसलिए अंग्रेजों का एक आर्थिक महत्व तो यहाँ देखने को मिल जाता है। दूसरा कारण क्या है कि इसके अलावा बंगाल में चूंकि एग्रीकल्चर ठीक ठाक है, इसीलिए रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो जाता है। और रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, और रॉ मटेरियल अवेलेबल होने की वजह से हस्तशिल्प उद्योग, है ना, उद्योग ये डेवलप ज्यादा करेंगे, जो भारत की अर्थव्यवस्था का आधार रहेंगे शुरुआती दिनों में। तो हस्तशिल्प उद्योग की अवेलेबिलिटी है। ऊपर से बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है जहां खनिज संसाधन अवेलेबल है। खनिज संसाधन अवेलेबल है। बंगाल मतलब सिर्फ बंगाल मत समझिएगा, बिहार, उड़ीसा,
का प्रांत उसमें शामिल है ना, झारखंड भी, क्योंकि झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है। तो बंगाल में खनिज संसाधन भी अवेलेबल है। अब खनिज संसाधन अवेलेबल होना सिर्फ अपने आप में, कृषि तो आपके पास है ही, खनिज संसाधन से आपके पास धातु अवेलेबल हो जाएंगे, उससे जो है आप हथियार बना सकते हैं, वगैरह वगैरह चीजों में कार्य कर सकते हैं। तो साम्राज्य भी आपको मगध एम्पायर पूरा इधर देखने को मिल जाएगा, जो एंशिएंट पीरियड में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि चूंकि साम्राज्य आज से नहीं, बहुत पहले से, एंशिएंट पीरियड में भी हम लोग पढ़े हैं मगध एम्पायर के बारे में, तो यातायात के साधन भी हैं। और फिर कार्ल मार्क्स का वो कथन याद कर लीजिए कि जिस देश में कोयला और लोहा हो और यातायात के साधन उपलब्ध हो, तो उस देश का आधुनिकीकरण कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। खैर, वो कार्ल मार्क्स का एक कथन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें बंगाल में अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात, मिडिवल पीरियड में जो दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य जो दिल्ली में अवेलेबल है, वो मुगल सल्तनत अब धीरे धीरे कमजोर देखने को मिलेगा इस पूरे पीरियड में, जब हम लोग पढ़ेंगे 1707 में, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी, वहां पर दरबारी गुटबाजी स्टार्ट हो जाएगा मुगल दरबार में, और धीरे धीरे कमजोर राजा देखने को मिलेंगे। इसका फायदा बंगाल के नवाब उठाएंगे। अब वो क्या है, वो तो प्रशासन का बात है, वो पढ़ेंगे हम आगे। सबसे बड़ी बात क्या है बंगाल में कि क्षेत्रीय चुनौतियां नहीं है। अब इससे क्या तात्पर्य है, क्षेत्रीय चुनौतियों से क्या तात्पर्य है, पहले इसको समझ लीजिए। देखो, जो वर्ड लिखे ना, तो उस वर्ड की समझ आपको होनी चाहिए, तब तो डायग्राम बनाने का मतलब है, नहीं तो फिर वो टाइम वेस्ट है। तो अगर क्षेत्रीय चुनौतियां कम हैं, इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि क्षेत्रीय चुनौतियों का मतलब क्या बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैसूर है, तो मैसूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, और यहीं पर आपको निजाम भी देखने को मिल जाएंगे, और यहीं पे मराठवाड़ा, मराठा क्षेत्र जो देखने को मिल जाएगा। अब ये जो है क्षेत्रों को लेकर इनमें झगड़ा है आपस में। मैसूर विजयनगर एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, बाद में जो है वाडियार वंश का शासन हुआ स्थापित, और मैसूर एक अलग राज्य के रूप में निकल कर आता है। ठीक। अब मराठवाड़ा, वहां शिवाजी का नाम सुने ही होंगे, है ना, और वहां से मराठा प्रशासन स्टार्ट, और मराठवाड़ा और ये निजाम, ये तीनों, और ऊपर से यहाँ पे कर्नाटक है। फ्रांसीसी भी अवेलेबल है और अंग्रेज भी अवेलेबल है, फ्रांसीसी माहे में और अंग्रेज मद्रास में। तो यानी कि मैसूर जो है अपने साथ इन सब प्रतिद्वंदियों को झेल रहा है आपस में। बंगाल में ये पोजीशन नहीं देखने को मिलेगा। है, ऐसा नहीं है बंगाल के इर्द गिर्द क्षेत्रीय राजवंश है नहीं, बस उतने सशक्त नहीं है जितना ये है। आपको पढ़ाएंगे अभी मराठवाड़ा का बंगाल पर आक्रमण, वो भी वहां पे से झारखंड का इतिहास फिर लिंक हो जाएगा जीपीएससी में जो हम लोग पढ़ते हैं। तो खैर, ठीक है, क्षेत्रीय चुनौतियां अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा जो निर्यात किया जाता था भारत से जो निर्यात होता था, कहाँ निर्यात मतलब समझते हैं ना, क्या समझते हैं? वाह, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। अंग्रेजी नहीं पूछ रहे हैं कि एप्पल मतलब क्या, सेब। यूरोप में जो वस्तु भेजी जाती थी भारत से, है ना, तो बंगाल का मैक्सिमम पार्ट, मतलब भारत का अगर हम लोग पूर्ण व्यापार लें तो उसमें से मैक्सिमम पार्ट कहां से जाता था? बंगाल से। तो इसलिए इस नजरिए से भी बंगाल इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं? एक दो इंपॉर्टेंस नहीं है बंगाल का, ऊपर से बंगाल और भी ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली कमजोर हो चुका है और दिल्ली से दूर भी है, तो मुगलों का डर उतना ज्यादा रहेगा नहीं, और मुगल चूंकि वैसे भी कमजोर हो गए हैं तो शासन कर नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो इन सब कारणों से बंगाल जो है अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, और सबसे बड़ा जो लास्ट में सबसे बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, वो क्या है? इसका बंदरगाही क्षेत्र। बंदरगाह रहेगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में आसानी हो जाएगा। कोस्टल लाइन ठीक ठाक है बंगाल का, तो व्यापार सिर्फ
आंतरिक नहीं बाहरी व्यापार भी इनके लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए अंग्रेजों को लगा कि अगर कहीं पर शासन को लेकर दिक्कत हो रहा है भारत में, अगर आप इतना कॉन्सेप्ट अगर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बंगाल ही क्यों जरूरी है, क्योंकि इधर साइड जाएंगे तो इधर एक साथ बहुत सारे क्षेत्रीय ताकतों से अंग्रेजों को भिड़ना पड़ जाएगा, और वो यहाँ पर कम देखने को मिल रहा, प्रॉफिट तो है ही भर भर के, तो सबसे पहले इसी को कब्जा कर लेते हैं। इससे क्या आएगा, जब बंगाल अपने अधिकार में आ जाएगा, अंग्रेजों के अधिकार में आ जाएगा, तो बंगाल ही नहीं आएगा बल्कि बंगाल का खजाना आ जाएगा हाथ में, और जब बंगाल का खजाना आ जाएगा तो उससे भारत का अधिग्रहण, भारत को जीतने में आसानी हो जाएगी। ये सब कारण है, पहले वो उतार लीजिए फिर बंगाल के शासन पे आते हैं। उतारना भी है साथ साथ, ताकि आपके कॉपी में कुछ रहे और आप देख सके घर जाके, है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे उतारना है? बिल्कुल नहीं, अंग्रेजी में बोल देते हैं, लिख लीजिए वहां से। ऐसे हिंदी जितना शब्द लिखे हैं सारा का अंग्रेजी बहुत आसान है। आर्थिक महत्व का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख लीजिए, जलवायु का क्लाइमेट लिख लीजिए, लिखते जाइए स्पीड में, और जैसे जैसे एरो बनाते जा रहे हैं वैसे ही एरो बनाइएगा। इससे क्या होगा, आपको घर में समझने में आसानी हो जाएगा, नहीं तो पता चला यहाँ कुछ और उतार के गए और घर में बोले पता नहीं क्या लिखा दिया है। छाप लिया आप लोग? नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं चला कहां से कहां छापना ना। सरप्लस पूछिए, हमसे पूछिए, है ना, मुझे उसी काम के लिए रखा गया है। आप लोग आपस में सहयोग कर लेते हैं। हस्तशिल्प उद्योग को लिख लीजिएगा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। बंगाल का शासन है ना, इस पे आते हैं बंगाल का शासन पे। तो बंगाल मिडावल पीरियड में अगर हम लोग देखें तो मुगलों का अधीन एक प्रांत हुआ करता था, एक प्रोविंस हुआ करता था, ठीक है। तो बंगाल मुगलों के अधीन एक प्रांत के रूप में था, ठीक, एक प्रांत के रूप में है। इसमें शासन किस तरह होता था, किस तरह शासन चलाया जाता था? दो पद होते थे, एक पद होता था सूबेदार और एक होता था दीवान, ठीक है, एक सूबेदार और एक दीवान, ठीक है। दीवान जो है अमूमन राजस्व अधिकारी होता था। राजस्व अधिकारी मतलब समझते हैं? हाँ, कर वित्तीय लेन देन के मामलों को सारा यही मैनेज करेगा दीवान, ठीक है। और ये महोदय क्या करेंगे, सूबेदार पद किसके लिए है? सैन्य मामलों को देखेंगे, पुलिसिंग देख लेंगे, प्रशासन देख लेंगे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख हेड होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे? इन सब के हेड, प्रशासन के प्रमुख। ये दो पद है। दीवान भी अल्टीमेट किसके अधीन माना जाएगा? सूबेदार के, ठीक है, क्योंकि प्रशासन को चलाने के लिए वित्त आपके पास यानी पैसे होने चाहिए, नहीं तो पैसे नहीं रहेंगे तो शासन कैसे कीजिएगा? तो पैसा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये पद जो होते थे, ये पद बेसिकली सूबेदार जो होता था राज परिवार से ही संबंधित होता था। राज परिवार से संबंधित का तात्पर्य क्या है कि मुगल घराने से, मुगलों के सगे संबंधी जो भी होंगे उनको सूबेदार के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अब ये प्रशासन में थोड़ा सा दिक्कत है, वहां पे प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम कैसे आएगा बताते हैं, ठीक है। मतलब योग्यता को मतलब अगर राजा ताकतवर है और राजा योग्य है तो वो चाहेगा कि योग्य व्यक्ति उसके शासन में आए बेहतर पदों पर, लेकिन अगर कहीं अयोग्य निकल गया तो फिर वहां पर दिक्कत आ जाएगा, अयोग्य व्यक्तियों को बैठाना स्टार्ट कर देगा। तो एक जो सूबेदार रहेंगे, सूबेदार का नाम क्या रहेगा? जिनके वक्त मुर्शिद कुली खां शासन में आते हैं, क्योंकि हम लोग जो मुगलों का शासन पढ़ रहे हैं तो एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? अजीम उशान।
ठीक है, अजीम उशान, ये कहाँ के? सूबेदार बंगाल के। और साथ साथ इनका डिस्क्रिप्शन क्या है, अब तो खैर आप लोग मिडावल अभी नहीं पढ़े हैं, तो मिडावल पढ़िएगा तो वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। शाह आलम का नाम सुने होंगे आप लोग, नाम सुने? शाह आलम का नाम सुने? कौन है शाह आलम? है कौन फर्स्ट? मुगल बादशाह। तो बस उन्हीं के ये पुत्र थे, और फर्रुखसियर इनका लड़का था। फर्रुखसियर भी बादशाह है ना? फर्रुखसियर, ठीक है। अजीमुशान मतलब शाह आलम वन, उसका बेटा अजीमुशान, शाह आलम वन खुद मुगल बादशाह सम्राट, और फर्रुखसियर इसका लड़का, यानी कि फर्रुखसियर जो है अजीमुशान का बेटा, वो भी मुगल बादशाह। तो अजीमुशान जो है ये सूबेदार बनते हैं, और जब ये सूबेदार हो रहे होते हैं तो 1700 ईस्वी में जो है 1700 में यहाँ पर जो दीवान के रूप में नियुक्त होते हैं, उनका नाम क्या है? मुर्शीद कुली खां। 1700 ईस्वी में नियुक्त, अपॉइंट हुए, योग्य व्यक्ति थे, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम देखिए कहां से स्टार्ट होता है। ये अजीमुशान सूबेदार पद पे है और फर्रुखसियर राजस्व अधिकारी है। ये अजीमुशान चूंकि राज परिवार से संबंधित है, तो ये अधिकांशतः अपना समय दिल्ली में ही व्यतीत करते हैं, ठीक। राज परिवार के होने की वजह से ये क्या करते हैं? अधिकांश समय अपना दिल्ली में व्यतीत करते हैं। मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड कहां करते हैं? दिल्ली में, ठीक है। तो 1700 ईस्वी के बीच का सिनेरियो ये है कि बंगाल का प्रशासन दो पदों के आधार पर चल रहा। प्रमुख पद है, एक सूबेदार हो गए और एक राजस्व अधिकारी हो गए, यानी दीवान। दीवान के तौर पर नियुक्त होते हैं 1700 ईस्वी में कौन? मुर्शीद कुली खां। और अजीमुशान उस समय जो है कौन होते हैं? सूबेदार। 1707 में क्या होता है? आपको डेट पता होना चाहिए। 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु होती है। अगर देखा जाए तो औरंगजेब की मृत्यु और मुगलों का योग्य प्रशासन खत्म। औरंगजेब की मृत्यु होने के साथ ही मुगल प्रशासन में दरबारी गुटबंदी स्टार्ट हो जाती है। मतलब राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, और उसको लेके गुटबाजी स्टार्ट हो रहा है। कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा ही नहीं इसके बाद लंबे समय तक, ठीक है। तो औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होगी, तो इसकी मृत्यु के बाद होगा दरबारी गुटबंदी। दरबारी गुटबंदी जैसे ही बढ़ेगा तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? 1717 ईस्वी, 1717 ईस्वी में क्या होता है? मुर्शीद कुली खां खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर देगा। इसका कारण क्या? आखिर उसको हिम्मत कहां से आया इतना करने का? क्योंकि अजीमुशान ज्यादा समय कहां रहते हैं? ताकतवर राजा खत्म, दरबारी गुटबंदी स्टार्ट। प्रशासन को ये पहले से जान रहे हैं क्योंकि दीवान नियुक्त हुए 1700 ईस्वी में, है ना। 1707 में मर गया। 10 साल में प्रशासन को देख के समझ गए कि मुगलों का शासन चल कैसे रहा है, और उसके बाद स्वयं को क्या कर दिए? बंगाल का नवाब घोषित कर दिए। मतलब बंगाल को मुगलों के अधीन मानने से इनकार, घोषणा कर दी कि अब हम स्वतंत्र एक प्रांत रहेंगे और बेसिकली हम जो है नवाब के रूप में सामने आएंगे। अभी उसमें भी है कुछ बातें, तो खैर यहां तक है। मुर्शीद कुली खां कहां आ जाते हैं? शासन के प्रमुख बन जाते हैं 1717 में, और यहां से फिर बंगाल में वंशानुगत शासन की स्थापना होती है। मतलब मुर्शीद कुली खां के बाद उनके पुत्र और फिर उनके पुत्र वगैरह वगैरह चलते रहेंगे। यहां से वंशानुगत शासन स्टार्ट हो जाएगा।
बंगाल में वंशानुगत शासन शुरू हो गया। ठीक, यहां तक छापिए, बताते हैं। गुटबंदी शब्द नहीं समझते हैं? ग्रुपिज्म जिसको बोलते हैं, देखो आसान भाषा में बोलते हैं, हाँ ग्रुप बनाना। स्कूल में, स्कूल तो पढ़े ही होंगे। स्कूल में तो मान लो 20-30 लड़कियां होंगी आप लोग, है ना, तो 20-30 लड़कियों में एक जन को हेड बनना होगा, और आपके अपोनेंट में भी कोई होगा ही, तो 10-10 को अपना चेला चपाटी को आप लोग मिला लिए कि एक हमको सपोर्ट करो, एक हमको सपोर्ट करो। उसी को बोलते हैं गुटबाजी करना, समझे? स्कूल में बहुत होता है, तो वहां ढंग से देखिएगा तो हो जाएगा। एक जन तो जरूर उसमें हेड बनने का पूरा चाहत कि हम ही हेड रहेंगे, और तो कोई लड़का लड़की सब में ये ज्यादा होता है। बस लड़का और लड़की में यही अंतर रहता है कि लड़कियां थोड़ा डिसिप्लिन से ये काम करती हैं, और लड़के हथियार लेकर उतर आते हैं सामने। अब आप लिखिए बंगाल के नवाब, किनके किनके बारे में पढ़ना है आप पहले लिख लीजिए। पहला क्या लिखिएगा? बंगाल के नवाब, है ना। उसमें पहला व्यक्ति का नाम है मुर्शिद कुली खां। नवाब लिखते जाइएगा और बगल में उसका टेन्यूर लिखते जाइएगा, ईयर, है ना। टेन्यूर मतलब टर्म, जितने समय तक वो शासन में रहे। तो मुर्शिद कुली खां, बगल में ईयर लिख लीजिए 1717 से 1727। ठीक है, 1717 से 1727, 1717 से 1727। दूसरा सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन 1727 से 1739, 39। तीसरा सरफराज खां, 1739 से 1740। सरफराज खां 1739 से 1740। चौथा अली वर्दी खां, 1740 से 1756। ठीक है, अली वर्दी खां। फिर नेक्स्ट सिराजुद्दौला, 1756 से 1757। 1756 से 1757। ठीक, उसके बाद मीर जाफर, 1757 से 1760। मीर जाफर 1757 से 1760। फिर मीर कासिम, 1760 से 1763। फिर मीर जाफर 1763 से 1765। फिर नजमुद्दौला, हाँ मीर जाफर फिर से आता है शासन में, तो फिर आता है नजमुद्दौला, 1765 से 1766। ठीक है, 1765 से 1766। फिर सैफुद्दौला, सैफुद्दौला 1766 से 1770। 70। उसके बाद मुबारक उद्दौला, 1770 से 1775। बस इतना पढ़ना हम लोगों को। चिंता मत कीजिए, उतना लिखने के बाद डरिए मत कि इतना पढ़ाएगा क्या। आपका काम का चीज है, उसी को पढ़ना है। ठीक है, देखो इतिहास जब पढ़ते हो ना, तो इतिहास में ऐसा नहीं होता है कि आपको जो पूरा मुगल एम्पायर दिया हुआ है पूरा एकदम घोर के पी जाओ। इंपॉर्टेंट है, हर चीज का इंपॉर्टेंस है अपना अपना, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। ठीक है ना, अगर आपके एग्जाम में उतना नहीं पूछता है और अमूमन उतना डिटेल नहीं जाता है, तो आपको अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा वहां व्यर्थ करने से बेहतर है अन्य चीजों में दिमाग लगाना। ठीक है ना,
सब पे ध्यान दीजिएगा तब जाके एग्जाम निकलेगा। एक सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा तो उससे क्या होगा, एक सब्जेक्ट तो बेहतर हो जाएगा, बाकी खराब हो जाएगा। पेपर के हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से उतना ही महत्व दे जितना आपका जरूरत है। जरूरत नहीं है तो उस पर उतना महत्व देने की जरूरत नहीं है, और हम भी क्लास में उतना ही पढ़ाएंगे अमूमन, ठीक है। तो इसीलिए आप ये मत अब बीच में एक आध नवाब छूट जाएगा, अब बोले अरे ये तो पढ़ाई नहीं, लिखा दिए सही। लिखाना अलग बात है, पढ़ाना अलग बात है, जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ा जाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग बारी बारी देखते हैं। तो पहला व्यक्ति का नाम है ना, आइए मिटा ही देते हैं इसको। सबसे पहला नाम कौन है? मुर्शिद कुली खान। हम देखो लिखा भी नहीं रहा। 1717 से 1727 है ना। तो 1717 में ये शासन में आते हैं। 1700, पहले तो आपको पिछला वाला फैक्ट में शायद 1700 लिखा है ना। औरंगजेब द्वारा क्या नियुक्त है ये? औरंगजेब द्वारा बंगाल के दीवान नियुक्त किए गए थे, एक बात, ठीक। और 1717 में अपने आप को अलग करते हैं, तो फर्रुखसियर उस समय बादशाह होते हैं मुगलों के। तो 1717 में फर्रुखसियर जो है इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। बंगाल का सूबेदार मतलब समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन। इसका बेटा अजीम उसान का नियुक्त किसको कर रहा है? मुर्शिद कुली खां को, क्योंकि अब उतना ताकतवर प्रशासन मुगलों का रहा नहीं जो बंगाल को अलग, मतलब बंगाल को अपने अधीन लंबे समय तक रख सके। तो बेहतर है कि लंबे समय तक अधीन नहीं रख सकते तो कम से कम योग्य व्यक्ति को वहां शासन में बैठा दो, और उसके बाद उससे कर वसूल करते रहो और शासन चलाते रहो। ये भी एक तरीका है शासन करने का, ये भी एक बेहतर तरीका सामने आएगा। धीरे धीरे जो है 1719 में जो है उड़ीसा भी इनके अधीन कर दिया जाएगा। यानी कि अब बंगाल में सिर्फ बंगाल नहीं रहा बल्कि उड़ीसा का भी क्षेत्र शामिल हो गया 1719 में। अभी बिहार नहीं, बिहार आने में अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। तो 1719 के क्रम में तो औरंगजेब 1700 में इनको दीवान नियुक्त करता, 1717 में फर्रुखसियर सूबेदार नियुक्त होते हैं। अब यहाँ पे सवाल बनेगा कि अंतिम सूबेदार कौन बंगाल का, तो वहां क्या लिखेगा? मुर्शिद कुली खां पहला अंतिम सूबेदार, ठीक है। बंगाल का पहला नवाब कौन, तो क्या लिखेगा? मुर्शिद कुली खां। दोनों का उत्तर वही होगा, ठीक। वहां गड़बड़ा मत जाइएगा कि अंतिम, हम लोग तो पहला पढ़े थे दूसरा पढ़े थे। थोड़ा लॉजिक से जवाब देना है। अब ऐसे ही आपको किताब में लिख लिख के नहीं देगा, आपको थोड़ा खुद लॉजिक लगाना है। खैर, दीवान थे, राजस्व विभाग इनके हाथ में था, तो इन्होंने बहुत सारे सुधार किए, भू राजस्व सुधार, जिसकी वजह से इनका नाम बहुत फेमस है। और इन्होंने बंगाल के खजाने को सशक्त करने का पूरा प्रयास किया। तो आखिर वो भू राजस्व सुधार थे क्या, वही आपको जानना है, ठीक है। तो इनके द्वारा किए गए भू राजस्व सुधार, और ये भू राजस्व सुधार ने क्या किया? बंगाल के खजाने को सशक्त, ठीक। तो भू राजस्व सुधार में
तीन है। पहला है खालिसा भूमि, दूसरा तकाबी ऋण, और तीसरा इजारा व्यवस्था। आपको ये तीनों याद रखना है, ठीक। ये तीन चीजें हैं क्या, बारी बारी समझ लेते हैं कि खालिसा भूमि क्या है, तकाबी ऋण क्या है, और इजारा व्यवस्था क्या है, ठीक है। तो खालिसा भूमि को क्या किया, इसमें इस पूरी प्रक्रिया में इन्होंने छोटे जमींदारों पर कार्रवाई की। मतलब कार्यवाही करते हुए क्या किया, जो भूमि का टुकड़ा है ना, इस भूमि के टुकड़े को मिलाया और इस पर राजस्व वसूली का अधिकार बड़े जमींदारों को दिया। पहला कार्यवाही छोटे जमींदारों पर कार्रवाई करते हुए क्या किया, उनके द्वारा अधिकृत क्षेत्र को छीना और उसको मिलाकर लैंड का आकार बड़ा बनाया ताकि जोत बेहतर हो सके, प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ सके, और उस पर जो राजस्व वसूली का अधिकार किसको दे दिया, बड़ी। तो यार जाहिर सी बात है कि छोटे जमींदार इसके खिलाफ हो जाएंगे फिर। तो इसी के शासनकाल में जमींदारों का विद्रोह भी देखने को मिलेगा, ठीक है। छोटे जमींदार इसके खिलाफ विरोध भी करेंगे, ठीक है। जिसमें से कुछ जमींदारों के नाम जैसे गुलाम मोहम्मद हो गए, है ना, ये सब लोग जो है ज्यादातर विरोध करते हुए नजर आएंगे। दूसरा है तकाबी ऋण। तकाबी ऋण क्या हो गया, आखिर तकाबी ऋण तो समझ में आ रहा है, तो ऋण ही है, एक तरह का लोन सिस्टम। यह तकाबी ऋण दिया जाएगा किसानों को, किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराना। आखिर किसानों को अगर सस्ते ऋण उपलब्ध नहीं करवाइएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर उनका बढ़ गया तो प्रॉफिट उनको कम होगा, और अगर उनको प्रॉफिट कम होगा तो सेकेंड टाइम प्रोडक्शन करने में दिक्कत आएगा, और इससे क्या होगा, राज्य को क्षति पहुंचेगी। तो क्यों ना उनको सस्ते लोन अवेलेबल करवा दिए जाए। अगर सस्ते लोन अवेलेबल करवा दिए जाएंगे तो उससे क्या होगा, उनको पैसा आ जाएगा बीज बीज खरीदने के लिए जो भी है, और प्रोडक्शन जो है उनका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कॉस्ट कम गिरेगा, और उससे क्या होगा, प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो उनका जो सरप्लस अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। इससे राज्य को टैक्स भी वो ज्यादा देंगे और राज्य का खजाना भी भरेगा, ठीक है, अधिशेष की मात्रा बढ़ेगी। तो ये एक बेहतर प्रयास उन्होंने, ये सारा चीज लैंड रिफॉर्म्स के तहत आएगा, और ये सुधार बहुत इंपॉर्टेंट थे बंगाल के लिए। और लास्ट जो है इजारा व्यवस्था, ठेके पर खेती, खेती की आय बढ़ाने के लिए ठेके पर भू राजस्व वसूली जो है, ठेके पर क्या करेंगे, खेती से भू राजस्व वसूली की। ये वाला चीज फिर से आएगा अंग्रेजों के शासनकाल में। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, है ना, सारा का सारा शासन अभी हम लोग भू राजस्व, अंग्रेजों का भू राजस्व व्यवस्था भी समझेंगे। तो ये क्या करेंगे, ठेके पे भू राजस्व की वसूली करने को बल देंगे, कि ठेके पर भू राजस्व की वसूली जब होगी, मतलब ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, राज्य को मान लो कॉन्ट्रैक्ट, एक टेंडर निकालेगा राज्य, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो है सारे टेंडर भरेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि हम इतना कॉस्ट में इस चीज का निर्माण करेंगे, फिर राज्य उसको टेंडर देगा वगैरह वगैरह। ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हम लोग समझते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर को जो है ये राज्य की तरफ से ये निकलेगा कि कौन कितना वसूल करके ला सकता है व्यवस्था, और जो बेहतर बिड लगाएगा जिसको बोलते हैं, और उस ठेकेदार को राज्य की तरफ से उसको परमिशन दे दिया जाएगा, वो जब वसूल करके लाएगा इससे राज्य की आय और ज्यादा बढ़ जाएगी।
डेवलप होगी। इसमें कुछ समस्याएं भी आएंगी आगे, उसका सुधार वो निराकरण भी करेंगे। तो ये सारी, अब ये एक जो सबसे बड़ी बात है इस व्यवस्था की, जो खासियत है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही शामिल है, बल्कि यहाँ हिंदुओं को भी पर्याप्त जगह मिलेगी। जो बेहतर ठेकेदार, उनको शासन में उनका योगदान लिया जाएगा ताकि उनका राजस्व बेहतर वसूल किया जा सके। ठीक है, तो ये एक बेहतर चीज देखने को मिलता है। तो 3 सुधार इनके तरफ से किए गए मुर्शिद कुली खां से। पहले आपको क्या याद रखना है, पेटी के फैक्ट से 1700 में इनकी दीवान के रूप में नियुक्ति होती है। फर्रुखसिंह इनको 1717 में सूबेदार नियुक्त करता है। 1719 में उड़ीसा का प्रशासन भी इनके हाथ में आता है और भू राजस्व सुधार करते हैं, जिसके तहत खालिसा भूमि, तकाबिरीन और इजारा व्यवस्था। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर ले हम लोग, नहीं ये सारा का सारा सुधार देखने को मिलेगा। इसलिए इनको जो है बोला जाएगा कि एक सफल प्रशासक के रूप में सामने आएंगे और इनके शासनकाल में बंगाल का खजाना जो है वो थोड़ा सा डेवलप करेगा। तो एक मजबूत, बंगाल को एक मजबूत स्थिति दे देंगे। 1727 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही 1727 में मृत्यु होगी तो नेक्स्ट जो है इनके दामाद जो है वो शासन में आएंगे, सुजाउद्दीन। इनका दामाद क्या बनेगा नेक्स्ट, जो है नवाब। दो ही पुत्री होती है, दोनों का विवाह इन्हीं से होता है, तो सुजाउद्दीन। ठीक है, सुजाउद्दीन नेक्स्ट जो है शासन में आते हैं। तो उनका शासन देखते हैं 1727 से 1739। आपको मुर्शिद कुली खां में अगर इतना याद है तो फिर काफी है। हालांकि हम लोग क्लास के लिए बोलेंगे काफी है, एग्जाम में अगर फिर ज्यादा पूछेगा तो हम लोग फिर बोलेंगे ना काफी है, फिर थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। नहीं, हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या पूछा जाना चाहिए, क्वेश्चन बैंक और सिलेबस, वो तो बदला भी जा सकता है क्वेश्चन, है ना। ऐसा कोई जरूरी है कहीं लिखा हुआ है कि बंगाल नहीं पूछेंगे? पूछ भी सकता है ना। एक अनुमान लगाते हैं कि नहीं पूछेगा क्योंकि इतने सालों से नहीं पूछा है, तो ये एक अनुमान लगाएंगे। अभी आपको हम जब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद एक सीरीज चलेगा जिसमें हम लोग देखेंगे कौन से चैप्टर से कितना प्रश्न आया है अलग अलग एग्जाम में, ताकि हम लोग को उससे भी इम्पोर्टेंट चैप्टर समझने में मदद मिलेगा और जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। इनके शासनकाल में सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बात, सुजाउद्दीन कौन थे ये तो हम लोग समझ ही लिए, मुर्शिद कुली खां के दामाद। ठीक है, इनके शासनकाल में एक ही इम्पोर्टेंट है कि 1733 में इनको जो है बिहार का कार्यभार सौंपा जाएगा। यानी कि अब बंगाल जो प्रोविंस हो गया उसके नवाब के पास क्या आ गया, बंगाल प्लस उड़ीसा और प्लस बिहार। ये याद रखिएगा 1733। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। और 1739 में इनकी मृत्यु हो जाएगी और इनके पुत्र शासन में आएंगे। तो 1739 में मृत्यु हो गई और इनका पुत्र जो है, पुत्र कौन है, सरफराज, है ना, शासन में आएंगे। ठीक है, सरफराज खां शासन में आएंगे। देखो जब राजा ताकतवर रहता है ना तो उसके जितने भी अधिकारी गण है सब उसके कंट्रोल में रहते हैं।
और जैसे ही राजा थोड़ा सा कमजोर आता है और अधिकारी कहीं ताकतवर अगर निकल गया तो फिर दिक्कत कर देगा राजा को। अब यही चीज होगा, सरफराज शासन में आएंगे 1739 में, ठीक है। और 1740 में ही बिहार का सूबेदार एक सशक्त व्यक्ति नियुक्त होता है। एक 1740 में बिहार का सूबेदार के रूप में मौजूद होता है वहां पर अलीवर्दी खां। और ये अलीवर्दी खां हत्या करेगी किसका हत्या करेगा? सरफराज का। और फिर वो शासन को हत्या के फिर खुद ही शासन में आ जाएगा अलीवर्दी खां। तो सरफराज का शासन 1739 से लेके 1740 तक, ठीक है। और इन्हीं के शासन काल के दौरान, इस दौरान बिहार का सूबेदार कौन है? बिहार का सूबेदार के तौर पर नियुक्त कौन है? अलीवर्दी खां। और यह अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब के खिलाफ विद्रोह कर देता है और बंगाल का नवाब यानी कि सरफराज खां, अलीवर्दी खां का विरोध होता है, विद्रोह होता है बंगाल के खिलाफ। और 1740 ईस्वी में जो है घेरिया नामक स्थान पर यह अलीवर्दी खां क्या करता है? इसको युद्ध में हराता है और सरफराज खां की हत्या कर देता है, ठीक है। तो घेरिया नामक स्थान पर अलीवर्दी खां वर्सेस सरफराज खां। तो क्या हो जाएगा? इसकी मृत्यु होगी और बंगाल के शासन में ये आ जाएगा, बंगाल के शासन को संभालेगा। सवाल होता है मुगल चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो अलीवर्दी खां शासन में आते हैं नेक्स्ट शासक के तौर पर। अलीवर्दी खां 1740 से लेके 1756, ठीक। अलीवर्दी खां शासन में आते हैं। अभी हम लोग क्या बोले? अलीवर्दी खां ने किसकी हत्या कर दी? अच्छा, सरफराज खां है ना, बंगाल का नवाब है। और नियुक्त किसने किया था मुर्शिद कुली खां को? मुगल सम्राट ने, है ना। पूरा अधिकार किसने दिया था? मुगल सम्राट ने। सरफराज खां की हत्या कर देना, वो भी एक सूबेदार जो बिहार का है, अलीवर्दी खां। मुगल शांत रहेंगे? और अलीवर्दी खां को नहीं समझ में आ रहा है कि मुगलों से ये सीधे सीधे दुश्मनी होगा। तो फिर क्या उपाय किया जाए ताकि मुगल भी खुश हो जाए और शासन भी हाथ में आ जाए? तो ये मुगलों को नजराना देंगे 2 करोड़ रुपए लगभग, और अपने शासन पर स्थायित्व पाएंगे। जैसे ही 2 करोड़ रुपए देंगे तो मुगल सम्राट बोलेंगे ठीक है, अब से तुम नवाब, टेंशन क्या है, योग्य तो तुम हो ही, शासन चला ही लोगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? आते के साथ 2 करोड़ रुपए नजराने के रूप में किसको देंगे? मुगलों को देंगे। अभी आएगा मामला यहाँ पे अलीवर्दी खां, है ना। अलीवर्दी खां 1740 से, अब यहाँ पर इनके पास क्या है? बंगाल है, बिहार है, और क्या है? याद रखिएगा, फिर से आएगा ये मामला, फिर से आएगा, अभी तुरंत आएगा, बताते हैं क्या है मामला, ठीक है। तो 2 करोड़ देंगे नजराने के तौर पर, और इससे क्या होगा? इनका पद जो है अस्थाई हो जाएगा। सरफराज खां को मारकर अपनी योग्यता दिखाए और उसके बाद पैसा देके मुगलों को अपने पक्ष में कर लिया। तो 2 योग्यता तो है ही, ठीक है। और 16 साल शासन करता है, 16 वर्ष, है ना। और 16 वर्ष में ऐसा लगता है कि मुगल को राजस्व के तौर पर ये पैसा देंगे, लेकिन 16 वर्षों तक मुगलों को कोई राजस्व का 1 रुपया तक नहीं देंगे, है? क्या लंबा? नहीं, वो बात नहीं है कि 16 सबसे लंबा हो गया। मुद्दा है
कि मुगलों को राजस्व नहीं देना, सीधे सीधे बगावत। तो मुगलों को राजस्व देने से मना। इन 16 वर्षों में एक बार भी मुगलों को राजस्व नहीं देंगे। अब देखिए, अभी तक आपको मैंने ना यूरोपीय कंपनी के बारे में बताया बंगाल से रिलेटेड ना, और ना ही मराठा के बारे में यहाँ इंटर करवाया, ना कर्नाटक और कुछ नहीं। अब धीरे धीरे इंटर होते जाएगा मामला, क्योंकि 1757 प्लासी के करीब हम लोग पहुंच गए हैं, है ना। 1757 इंपॉर्टेंट रहेगा, तो 1757 के पहले का पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होना स्टार्ट होगा। तो उस दौरान फ्रांसीसी और ब्रिटिश, यानी फ्रांसीसी और खासकर फ्रांसीसियों को, या ब्रिटिश अंग्रेज ले लीजिए, दोनों को, ये जो है बंगाल पर किलेबंदी का प्रयास करेंगे, जिसको मुर्शिद अलीवर्दी खां रोकने में सफल रहेंगे। किलेबंदी करना, किला तो समझाए थे, फोर्ट, और ये किलेबंदी जब करेंगे, अपने किले को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग तरीके से प्रशासन को मैनेज करने, अपने किले को प्रोटेक्ट करने, कुछ लोगों को, हथियारबंद लोगों को नियुक्त करेंगे। तो ये जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज को अलीवर्दी खां इस बात को लेकर मना करेंगे, क्योंकि सिंपल है ना, प्रशासक अगर ये है बंगाल का, तो आपको कोई भी चीज का परमिशन तो इससे लेना चाहिए, अपने बिना पूछे आप कोई भी चीज कैसे कर सकते हैं। तो अलीवर्दी खां उसको रोकेंगे और कुछ हद तक सफल भी रहेंगे। अब यहीं से थोड़ा सा और एक चीज लिंक कर लो, मराठवाड़ा। अब मराठा को क्या इंटरेस्ट आ गया इसमें, मराठा, अब मराठा अभी पढ़े नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मराठवाड़ा में अब मराठा को जो है इनके क्षेत्रों में थोड़ा सा इंटरेस्ट होना स्टार्ट होगा। आखिर मराठा को इधर इंटरेस्ट होना स्टार्ट क्यों हो गया, देखिए इंटरेस्ट क्यों स्टार्ट होगा। देखो यहां पे यहाँ हो गया बंगाल, और इधर के प्रोविंसेस में हो गया मराठा। मराठा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बाजीराव उस समय शासन में होते हैं मराठा तरफ से, और एक मराठा सरदार है रघुजी भोसले। इन दोनों के बीच में बनता नहीं है। बनता क्यों नहीं है, क्योंकि शासन चाहिए रघुजी भोसले को अपने हाथ में, जो कि मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि बाजीराव पेशवा के तौर पर नियुक्त हो चुके हैं। अब रघुजी भोसले को लगता है कि मराठा पर तो कंट्रोल मिला नहीं, पेशवा प्रधानमंत्री के तौर पर है ना, तो अब पेशवा बन तो पाए नहीं, तो यहां पर अब अस्थिरता है राजनीतिक रूप से, तो क्यों ना यहां पर लाभ लिया जाए। बंगाल जो है प्रोविंस है, उपजाऊ प्रोविंस है, तो क्यों ना यहां पर एक लाभ के तौर पर देखा जाए। तो वहां पे जो है मराठा की तरफ से रघुजी जो है, रघुजी भोसले, वो कहां इंटर करेंगे, बंगाल की ओर, शासन के लालच में, है ना। शुरुआती दौर में जो है अलीवर्दी खां उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जीत लेते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद फिर से रघुजी जब आक्रमण करते हैं, तो उसमें अलीवर्दी खां को पेशवा के साथ संधि करनी पड़ती है। पेशवा से क्यों, क्योंकि रघुजी को रोकने के लिए पेशवा का इंटरवेंशन चाहिए। मराठा का हेड तो पेशवा हो गया ना, तो पेशवा से सहायता मांगेंगे, पेशवा बोलेंगे ठीक है हम अपने सरदारों को रोक लेते हैं, नहीं जाएंगे उधर। ये जेपीएससी का पार्ट है, वो पढ़ने मिल जाएगा आपको, नागवंश उसमें रिलेटेड है, तो वहां पढ़ने को मिलेगा। तो जैसे ही वो रोकते हैं कि भैया ठीक है रघुजी भोसले आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, बदले में अलीवर्दी खां को संधि करनी पड़ती है, क्योंकि अलीवर्दी खां अभी उस फेज में नहीं होते कि वो लड़के मराठों को हरा सके, क्योंकि अभी अभी बोल तो रहे हैं मुगलों से दुश्मनी मोल चुके हैं, शासन में आए हैं, शासन को पहले समझना पड़ेगा लंबे समय तक। तो 1700 जो है 51 में मराठा से संधि होती है, मराठा से संधि होगी, और संधि के तहत क्या करेंगे, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र जो है मराठों को देंगे ना। उड़ीसा का कुछ क्षेत्र किसको मिल जाएगा,
मराठों को मिलेगा। यानी क्षेत्र मिलना यानी राजस्व वसूली, उस क्षेत्रों पर राजस्व वसूली का अधिकार किसको मिलेगा? मराठों को। याद रखिएगा ये वाला जब मराठा पढ़ाएंगे ना तो वहां फिर लिंक होगा, जोड़ जोड़ के पढ़िएगा तो याद रहेगा, ऐसे याद करिएगा तो फिर एक तथ्य हो गया। अचानक से नहीं पढ़ना है, मराठा अचानक से नहीं आए यहाँ पे, वहां भी प्रॉब्लम चल रहा है, मराठों में भी प्रॉब्लम चल रहा है शासन को लेकर। तो मराठों को जो सरदार, अब ये सरदार आपको अभी नहीं समझ में आएगा, मराठा सरदार, जब मराठवाड़ा पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे सरदार का मतलब क्या हो गया, पेशवा का मतलब क्या हो गया, ठीक है, छत्रपति का मतलब क्या हुआ। ये जब मराठा पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें समझ लेंगे आसानी से। अभी खाली इतना जानिए कि मराठों में आंतरिक झगड़े हैं, जिसकी वजह से मराठा सरदार एक मतलब हेड के रूप में मराठा के सरदार आएंगे बंगाल पर कब्जा करने के लिए, अलीवर्दी खां से टकराव होगा और उस केस में अलीवर्दी खां को मजबूरी में समझौता करना पड़ेगा मराठों से और अपने कुछ क्षेत्र मराठों के अधीन करने पड़ेंगे अलीवर्दी खां को। इसका मतलब ये नहीं कि अलीवर्दी खां कमजोर हो गया पूरी तरीके से, ठीक है, ऐसा मत सोचना संधि करने का मतलब पूरा कमजोर हो गया, बंगाल बिहार पूरा मराठों के हाथ में चला गया, नहीं। फिर ये क्षेत्र प्राप्त भी हो जाएंगे कुछ समय के बाद, बताएंगे कब मिलता है, पहले लिखो। अलीवर्दी खां के का एक खास कथन जिसकी वजह से इनका नाम बड़ा फेमस है, तो वो कथन क्या है कि इन्होंने यूरोपियों की तुलना किससे की? मधुमक्खियों से। और कहा क्या कि ये यूरोपीय मधुमक्खी के समान है, अगर इन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी और अगर इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट काट के मार डालेंगी। मधुमक्खी यही करते हैं, नहीं छेड़िएगा तो मधु मिलेगा, मतलब अगर नहीं छेड़िएगा तो ये व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे तो आपको टैक्स देंगे और छेड़िएगा तो आपका राज्य भी छीन लेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट है और यहीं से उनका ये कथन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद नोट्स में हालांकि अवेलेबल आपको हो जाएगा, बुक में भी आप पढ़ते ही होंगे। लिखा जाए आगे। तो इनकी 3 पुत्रियां कितनी है? 3। इनका विवाह ठीक है, एक का विवाह कहाँ हुआ है? पूर्णिया, ठीक है, एक का विवाह हुआ ढाका, बिहार नहीं पटना लिखेंगे बढ़िया से। एक का विवाह कहाँ हुआ है? पटना। तो 3 पुत्री, ठीक है। तो इसी यहां पर जो है इसका बेटा जो है यानी कि अलीवर्दी खां का नाती हो गया ना, तो नाम क्या रहेगा? सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है 2 बेटी तो नाराज हो जाएगी, ये हम लोग को नहीं दिया हिस्सा, तो थोड़ा तो मूड खराब होगा ही। तो थोड़ा देख लेते हैं किसका किसका मूड खराब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे घसीटी को लाएंगे, अच्छा घसीटी को लाते हैं। यहाँ पूर्णिया का जो नवाब यानी कि उसका जो बेटी रहेगी उसका बेटा शौकत जंग, ठीक है। और यहाँ ये हो गया इसका भाई, और यहाँ पर है कौन? नाम ही याद रहता है ना, ये हो गई मौसी, ठीक है। ये मौसी हो गई और ये भाई हो गया, और इन दोनों का विद्रोह होता है इसके खिलाफ। ये शासन में क्यों रहेगा सिराजुद्दौला? तो पहले भाई को समझाता बढ़िया प्यार से, उसके बाद मौसी को समझाता बढ़िया से, और दोनों को समझा देगा। तो सिराजुद्दौला 1756 में शासन में आता है ना, ठीक। और 1756 में ही वॉर होता है, वॉर का नाम क्या है? मनिहारी का युद्ध। और इसमें क्या करता है सिराजुद्दौला? शौकत को निपटा देता है, मतलब हत्या कर देता है। हाँ, शौकत की हत्या करता है
और जाहिर सी बात है, एक को हत्या करेगा तो दूसरा तो अपने समझ जाएगी कि मेरे साथ भी हो सकता है कांड। तो इस तरह से अपने विरोधियों को कंट्रोल करता है और शासन में आता है। तो मनिहारी का युद्ध। तो अब थोड़ा सा, चूंकि हम लोग पढ़ लिए अलीवर्दी खां और वहां से सिराजुद्दौला की नियुक्ति, तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही अंग्रेजों से बंगाल के नवाब का भिड़ंत होगा। तो पहले अंग्रेजों की स्थिति देख लेते हैं बंगाल में कि इसके शासनकाल में अंग्रेजों का पोजीशन क्या है और अचानक से झगड़ा कैसे हो गया। अब याद रखिएगा, कर्नाटक वॉर आ रहा है धीरे धीरे, है ना, पूछेंगे, याद रखिएगा। अभी यहाँ पर स्टोर होना चाहिए, तब लिंक होगा मामला, और नहीं तो फिर बोलिएगा कि पता नहीं क्या पूछ रहा है। तो सिराजुद्दौला क्या हुआ? एक और नाम आएगा शुजाउद्दौला, कंफ्यूज मत कीजिएगा। और हम लोग बाद में पढ़ेंगे अवध के नवाब के तौर पर जब शुजाउद्दौला आएगा, तो वहां पे शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला में अंतर क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। कुछ तो अंतर है ही। तो जब पूछा जाएगा कि क्या अंतर है, तो आप लोग बोलिए सबसे पहले नाम का अंतर है। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला है, शुजाउद्दौला शुजाउद्दौला है कि नहीं। पूछा जाएगा सेब और अमरूद में क्या अंतर है, सेब सेब है, अमरूद अमरूद है। पहला उत्तर यही दीजिएगा ना। आप लोग हाँ भी कर रहे हैं कुछ लोग, वाह ये बेहतर है। सेकंड कर्नाटक और 49 से स्टार्ट पढ़ाएंगे, उसे पूछेंगे, अभी नहीं, हमसे नहीं पूछिए, आपसे पूछेंगे। 46 से 48, ठीक है, फर्स्ट वाला, उसका कारण भी पूछेंगे, याद रखिएगा अभी। वो याद है, सेकंड कर्नाटक और 49 से स्टार्ट। अच्छा, आप एब्सेंट थे पिछले क्लास में, हैं? तब तो आप तो प्रतियोगिता से बाहर हो गए, फिर आप कैसे बताइएगा? पढ़ लिए हैं, तब सबसे पहले आप ही से पूछा जाएगा क्या। वो अभी हम नहीं बताएंगे, ये लोग बताएंगे, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, पढ़ाए हैं। हाँ बोलना है कस के, ऐसे खाली मुंडी डोला रहे हैं आप लोग। और जो नहीं बताएगा वो फिर क्या होगा उसके साथ? अभी हम लोग कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं तो पता चला मामला ऑन द रिकॉर्ड जाएगा और बोले देखो चाइना पॉलिसी के तहत पढ़ा रहा है, यहाँ पे उग्रता के साथ पढ़ा रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना है। बाकी आप लोग खुद ही अपने गाल पे कुछ कर लीजिएगा। जो नहीं बता पाएगा उसके लिए बता रहे हैं, बाकी जो बता दिया वो ठीक बात है। 3 था कर्नाटक वॉर ना, पढ़ाए हैं। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, हैदराबाद कर्नाटक को लेकर, और सप्तवर्षीय वॉर पढ़ाए थे ना तीनों का तीनों। बस ऐसे ही जैसे यस यस बोल रहे ना, वैसे ही यस यस बताइएगा अभी। अब देखो कुछ लोग पढ़ने लगे कर्नाटक वॉर, अरे वो बंद कर देना है दीदी, है ना, अभी पढ़ेंगे पहले ये वाला। पूछेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जान ले रहे हैं, पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी क्लास में आए कीजिए तो पिछला वाला एक बार पढ़ के आइए, बस, और क्या करना है। और पढ़ाते तो हम कम ही हैं, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। तो सिराजुद्दौला के शासन काल में बोलिएगा, शासन काल तो ऐसे लिख ले जैसे 15-20 साल है, लेकिन जो भी है यहां तक पहुंचने के लिए अंग्रेजों को समझना ज्यादा जरूरी है ना। तो खैर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे लिख लो। शासनकाल आपको भी थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल, ठीक है। तो 1651 में बंगाल में, 1651 में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना। कहां पे? जगह जगह बताइए, लिखवाए है ना, तो हुगली, है ना, जाइएगा कभी तो। ठीक है, तो पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना, ठीक है।
और इसी समय जो है क्या बोलते हैं, शाहजहां की पुत्री जो होती है, तो इन मोहतरमा का कपड़ा में आग लग जाता है, थोड़ा जल जाती हैं, तो उनका इलाज करता है ब्रिटिश वैद्य या डॉक्टर, जो भी आप बोल लीजिए, और बस सम्राट खुश हो जाते हैं, वाह वेरी नाइस। उसके बाद क्या मिलता है इनको, शाहजहां की पुत्री का इलाज करता है इसके द्वारा, ब्रिटिश जो है चिकित्सक के द्वारा, और इससे खुश होकर क्या होता है, इन्हें मुक्त व्यापार की अनुमति मिलती है बंगाल में। पास शाहजहां कहाँ से आ गया, एक फैक्ट है जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अचानक से नहीं आया शाहजहां, शाहजहां वहीं पर है जहां है आप अभी 1717, 1756, 57 पढ़ रहे हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिराजुद्दौला से लिंक करेंगे, पहले अचानक से आपको लिखवा देंगे कि कंपनी जो है उसका सिराजुद्दौला से झगड़ा था, आप बोलेगा कौन कंपनी, काहे का कंपनी, कहाँ का झगड़ा, पहले समझना होगा ना कि कंपनी कौन, कहाँ से आई वो कंपनी। तो हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़ चुके हैं, पहला यूनिट में हम लोग अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पढ़ चुके हैं वो टॉपिक में। तो बस वो ब्रिटिश जो है वो बंगाल में कैसे आए और बाद में झगड़ा कारण क्या था, वहां तक पहुंचेंगे तब समझ में आएगा कि झगड़ा हुआ कैसे। अचानक से पलासी बताएंगे तब बोलेगा अच्छा, तो रट्टा मारना पड़ जाएगा, रट्टा नहीं मारना है कुछ भी। ब्रिटिश कंपनी 1651 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोलेगी, मतलब व्यापार करने के उद्देश्य से फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दी है ना, व्यापार फैक्ट्रीज बनाना स्टार्ट कर दी, और उसी समय इनको मुक्त व्यापार का जो है परमिशन मिलेगा, पास मिल जाएगा, ठीक है, एक तरह से। तो क्यों मिलता, आखिर मुगल क्यों अधिकार दे देंगे ऐसा, क्योंकि ईयर देखो 1600 कितना है, 1651, और अभी हम लोग बंगाल स्वतंत्र रूप में नियुक्त कब, बंगाल स्वतंत्र रूप में अलग कब, 1756। अरे यहाँ नहीं, 1717 मुर्शिद कुली खां पढ़ा रहे थे, तो उसके पहले का हम लोग बंगाल समझ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, 1717 में मुर्शिद कुली खां शासन में आए थे, लेकिन अभी हम लोग पढ़े 1717, तो हम लोग उसका पहले का पढ़ रहे हैं बंगाल, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जो है वो मुर्शिद कुली खां से नहीं आई है, वो पहले से है शासन में। बस वो अचानक से झगड़ा कैसे हो गया सिराजुद्दौला के साथ, अचानक से कुछ नहीं हुआ है, पहले वो चुपचाप व्यापार कर रही है। आखिर व्यापार में कहां पे दिक्कत आ गया, जो दोनों के बीच में वॉर जैसा सिचुएशन पैदा हो गया, तो पहले उसका इतिहास जानेंगे तब ना वॉर समझेंगे। अचानक से अगर हम आपको पलासी बता दे तो उसमें क्या हो जाएगा कि कुछ फैक्ट है जिसको हमने बता दिया और आप उसको रटा मार लिए, उसमें भूल जाइएगा, पक्का भूल जाइएगा। जब पढ़ो ना, जब भी कोई भी चीज पढ़ो तो उसको एक ही जगह पर कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। उसमें क्या होगा, अलग अलग जगह से हम चीजें उठाएंगे और उसको एक जगह मिला के उसके बाद उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जहां आप सिर्फ एक प्रोसेस के तहत रटना स्टार्ट कर दिए, फैक्ट तो रटा जाएगा, चलो मानते हैं, कितना दिन तक याद रहेगा ये भी देख लीजिए। कहानी के माध्यम से समझिएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब ये वाला और आसान हो जाएगा 1651, कब, जब मिडावल पढ़ लीजिएगा। जब मिडावल पढ़ लीजिएगा तो वहां जब लिंक कराएंगे मुगल एम्पायर से तो बोलिएगा अच्छा यहां से तो पढ़ा हुआ है बंगाल, मिडावल पढ़े नहीं है ना, अभी तो मॉडर्न का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं 1707 से, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूं, ये वाला जो पार्ट हम बता रहे हैं ये मिडावल का पार्ट हो गया, ठीक है। इनको क्या मिल गया, मुक्त व्यापार की अवधारणा, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड है ना। कहां पे मुक्त व्यापार, बंगाल में। तो बस वहां पे एक लाइन अभी अब फैक्ट जब पढ़िएगा कि अरे बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार मिला, तो बंगाल में मुक्त व्यापार कहां से मिल गया, तो ट्रीटमेंट हुआ था। अब बेटी को बचाएगा तो राजा तो इतना कर ही सकता है ना कि जाओ खुश हुए तुमसे, क्या चाहिए, तो बोलेगा मुक्त, टैक्स वैक्स नहीं देंगे, बट कोई बात नहीं, जाओ।
अगर बेटी को बचाए तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, पापा की परी को बचाए हो तो तो परी जी को बचाए हैं तो इतना तो किया ही जा सकता है ना। ठीक, यहां तक लिख लिए। और धीरे धीरे इनको क्षेत्र प्राप्त होने लगे। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों पर इन्होंने व्यापारिक फैक्ट्रियां बनाने स्टार्ट कर दी। कासिम बाजार हो गया, गोविंदपुर हो गया, ये वाला गोविंदपुर नहीं, ठीक है, बंगाल वाला। यहाँ भी है ना गोविंदपुर, यहाँ वैसा। तो खैर, कासिम बाजार है ना, पटना, गोविंदपुर, इन सब जगहों पर फैक्ट्री बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो यहां से शासन स्टार्ट होता है। 1658, 1698, 1686 है ना, ये सब जगह पर फैक्ट में सारे आपको मिल जाएंगे। 1717 में, अब आ जाइए फिर से 1717 में, मुर्शिद कुली खान। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं बंगाल के नवाब, लेकिन अब आएगा बैटल ऑफ पलासी। तो बैटल ऑफ पलासी में आप पढ़ेंगे कि ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में वॉर होता है। हमारा सवाल है क्यों होता है। तो क्यों होने के लिए जब हम क्यों पे जाएंगे ना, तो पहले उस कंपनी को समझना होगा कि वो कंपनी बंगाल में कैसे कैसे आगे बढ़ी है। तो वो अगर हम लोग समझते जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहली फैक्ट्री स्थापित की और 1651 से लेकर 1717 तक में अलग अलग जगहों पर बहुत जगह अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, परमिशन तो मिल ही गया था, और वहां से फिर ये शासन में आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, मुर्शिद कुली खान ने इनको जो है कलकत्ता के आसपास का अधिकार दिया। कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक अधिकार की पुष्टि की। अच्छा, ये बात बताओ, ये ब्रिटिश से टैक्स लिया जा सकता था ना, टैक्स ले सकते थे, समझो बात। अब अचानक से मुर्शिद कुली खान क्यों आ गया, बीच वाला क्यों नहीं लिखे। नोट्स में तो आपको सब मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन नोट्स आपको पढ़ने लायक भी तो होना चाहिए ना। हम चाहते हैं आप जब क्लास में पढ़ रहे ना, खासकर मेरा पहले दिन से यही प्रयास रहता है कि आपके कॉपी में जितनी चीजें हैं आपको रटना ना पड़े। रटने वाला विद्या अगर हम लोग जितना जल्दी छोड़ दे उतना बेहतर। ठीक है, और रटने वाला विद्या कब छूटेगा, जब हमें चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगी। तो आखिर इन 50-60 सालों का मैंने गायब क्यों कर दिया, वो तो मुगलों के अधीन धीरे धीरे उनको अधिकार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 1717 में बंगाल का प्रशासन चेंज हुआ ना, और 1717 में कौन आया, मुर्शिद कुली खान। और अगर मुर्शिद कुली खान फिर से अंग्रेजों को पुनः वही अधिकार दे दे या व्यापारिक रियायत दे दे, तो ये फिर कंटिन्यू होगा प्रशासन चेंज होने के बाद भी। मसलन जैसे कांग्रेस का शासन है देश में, है ना, और कांग्रेस के शासन में कुछ नीतियां, मान लो कुछ व्यापारियों को अधिकार मिल रहे हैं या कुछ राइट, कुछ प्रॉफिट दे रहा है सरकार, ताकि देश के उद्योगों को आगे बढ़ाया जा सके। सवाल होता है जब शासन चेंज होगा, मतलब कांग्रेस जब हटेगी शासन से, दूसरा गवर्नमेंट फिर से आएगी, तो सवाल होता है क्या उन उद्योगपतियों को फिर से वही अधिकार मिलेंगे, और अगर मिल गया तो फिर से कंटिन्यू होगा वो चीज। ये बात है ना। तो प्रशासन कब चेंज हुआ, 1717 में, इसीलिए अचानक से मैंने क्या लिख दिया 1717, मतलब इस पीरियड में अलग अलग जगह पर उनको अधिकार मिलते रहेंगे, लेकिन 1717 में मुर्शिद कुली खान ने फिर से अधिकार दे दिया, मतलब ये अधिकार आगे भी कंटिन्यू होगा, यानी कि व्यापारिक अधिकार उनको मिलते जाएगा। अब सवाल होता है कि व्यापारिक अधिकार दिया गया इनको, मतलब फ्री ट्रेड का राइट दिया गया, यानी कि टैक्स कम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, समझ लीजिए। तो मान लीजिए इनसे टैक्स लिया जा सकता था, ये टैक्स देते भी, और टैक्स देते तो बंगाल का खजाना सशक्त होता, लेकिन व्यापार कर रहे टैक्स नहीं दे रहे हैं, नुकसान किसको होगा, बंगाल के खजाने को होगा ना। अगर हम लोग बोले कि हम लोग पूरा इनकम जनरेट करेंगे भारत में और हम लोग टैक्स नहीं देंगे, तो सरकार को नुकसान नहीं होगा, सरकार फिर शासन कैसे करेगी। और मान लीजिए ब्रिटिश, इनको जो अधिकार मिला है फ्री ट्रेड का, और ये फ्री ट्रेड का अधिकार का दुरुपयोग करने लगे, भारतीय व्यापारियों का सामान जो टैक्स, जो भारतीय व्यापारी या कोई भी व्यापारी
अन्य यूरोपीय व्यापारी जिनको फ्री ट्रेड का लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, उसको बोलेंगे देख भाई तू वस्तु बेच रहा है, तेरे को इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो एक काम कर कुछ पैसा हमको दे, बाकी तू अपना प्रोडक्ट हमको दे दे, हम बेचवा देंगे। ओके, मामला सेट है। तो इससे नुकसान किसको होगा? तो बंगाल का नवाब को बर्दाश्त करना चाहिए ये बात। और ऊपर से यंग डैशिंग पर्सनालिटी आया है, वो तो ऐसे ही बर्दाश्त नहीं करेगा, यंग है ना, सिराजुद्दौला। तो इस व्यापारिक पास के दुरुपयोग के वजह से सिराजुद्दौला का मूड हो जाता है खराब, और जैसे ही सिराजुद्दौला का मूड खराब होता है तो जाहिर सी बात है शासन इसका दुरुपयोग कर रहा है अंग्रेज, टकराव होगा। अब समझ में आएगा टकराव क्यों हुआ। ऐसे ही नहीं अचानक से वहां फैक्ट लिख देते, बोलते अचानक ये क्या हो गया, अचानक से कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग भी सरकार को बोले टैक्स नहीं देंगे तो सरकार फिर अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, और करना भी चाहिए, क्योंकि टैक्स सरकार का अधिकार है, मिलना ही चाहिए उनको। अगर सरकार को आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो फिर सरकार आपके लिए काम कैसे करेगी? टैक्स तो आपको भरना ही चाहिए, सबको भरना चाहिए, है ना। तो खैर यहाँ पे मुर्शिद कुली खां शासन में फिर से ब्रिटिश अधिकारियों को पुनः वही अधिकार देते हैं, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी उस पास का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं लंबे समय के बाद, उस समय नहीं, लंबे समय के बाद। तो ये कब? सिराजुद्दौला के शासनकाल में जब यही ब्रिटिश अधिकारी पास का दुरुपयोग करेंगे, सिराजुद्दौला उस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और यहां से मामला भिड़ेगा। बोलिए। हाँ, तो ब्रेक होता है। हम कहाँ बोले ब्रेक होता है? इतना दिन से, इतना देर से हम जो बोल रहे हैं, तो अचानक से ध्यान यहाँ रखा कीजिए। हम बोले इन 50 सालों में आपने जो पढ़ा वो पढ़ा, यहाँ पे शासन चेंज हुआ, तो शासन चेंज होने के बाद अगर ये व्यक्ति भी फिर से वही अधिकार दे देगा तो वो कंटिन्यू होगा ना। हमने 1717 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ शासन चेंज हुआ है, यहाँ अब नवाब बने हैं। ये नवाब पहले दीवान हुआ करते थे, अब नवाब बन जाएंगे। तो अब मुगलों के लिए ये पार्ट अलग हो गया ना, इंपॉर्टेंट। और मुर्शिद कुली खां यहाँ से अभी मुर्शिद कुली खां में पढ़े ना कि वंशानुगत शासन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग बंगाल की स्थिति पढ़ लिए और सिराजुद्दौला से टकराव का कारण पढ़ लिए ना। और भी कारण थे, एक कारण नहीं है, और भी कारण है। तो खैर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में वहीं से एंट्री करेंगे जहां से हम लोग पढ़े हैं, तो यहां तक रोक दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद तो यहां तक पढ़ के हम लोग क्या क्या पढ़े? बंगाल, बंगाल ही क्यों, उसके नवाब मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, और अब सिराजुद्दौला। और यहां से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बंगाल को पूरा खत्म कर देंगे।